होने के उपलक्ष्य में संघ ने तय किया कि पूरे देश भर में कई हजार हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे। लगभग हर शहर, हर तहसील में एक हिंदू सम्मेलन तो हो ही जाए, यह संघ की प्राथमिकता बनी। और जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने इस महत्वाकांक्षी अभियान को जमीन पर उतारना शुरू किया था, उसी समय एक ऐसी घटना घट गई जिसने सारी ट्रेन को पटरी से उतार दिया। सारी ट्रेन को पटरी से उतार दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का कानून आया था, बीपी सिंह लेकर आए थे, उसके बाद जो परिस्थिति बनी थी विशेष रूप से हिंदू समाज के भीतर, कुछ कुछ वैसी ही ध्वनियां फिर से देश में सुनाई देने लगी। वैसे टकराव की ध्वनियां, तनाव की ध्वनियां, खिन्नता की ध्वनियां, वैमनस्यता की ध्वनियां। और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को संघ परिवार के निर्णय के तहत सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकालनी पड़ी। तब जाके हिंदू समाज एक हो पाया, एक रह पाया। कहा जा रहा है मंडल पार्ट 2 है यूजीसी का, यूजीसी की नई गाइडलाइंस। ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी, लेकिन रोक लगी है, खत्म नहीं हुई गाइडलाइंस। स्थगन और निरस्त में अंतर है। ये गाइडलाइन लाई क्यों गई? इनमें समानता के सिद्धांत का पालन क्यों नहीं हुआ? क्या यह संभव है कि इतने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जिनसे पूरे देश का समाज बृहत्तर रूप से प्रभावित होना असंदिग्ध हो, कोई मंत्री ला सकता है, कोई संतरी ला सकता है, कोई बाबू के दस्तखत से आ सकते हैं, कोई यूजीसी का अधिकारी ला सकता है केवल? नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं। इतने बड़े निर्णय के लिए जो समाज को इस तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, उसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को, जो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व है, उसको सहमति देनी होती है। इसलिए मामला और कठिन हो गया। रविवार को भारत बंद हुआ। कुछ लोगों ने कहा भारत बंद वैसा नहीं हुआ जैसा लोग दावा कर रहे थे। तो क्या कैसा भारत बंद होना चाहिए जिसमें तोड़फोड़ हो, हिंसा हो, आगजनी हो, वही भारत बंद स्वीकार्य होगा? शांतिपूर्ण अवज्ञा आंदोलन चले वो स्वीकार्य नहीं है क्या? क्या देश ऐसे ही भारत बंद को देखने का अभ्यस्त हो गया है? 2018 में एक भारत बंद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के विरोध में लोग सड़क पर उतरे थे। तब मैंने कहा था वो शाहबानो पार्ट 2 है। राजनीति में बार बार शाहबानो जैसे क्षण आ रहे हैं। 18 में आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद ने पलटा। अब ये मंडल पार्ट 2 टाइप का दिख रहा है यूजीसी का। ये लड़ाई अगड़े वर्सेस पिछड़े नहीं है। सवर्ण और गैर सवर्णों के बीच कोई युद्ध नहीं हो रहा। ये संघर्ष है समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए, भेदभाव मुक्त व्यवस्था के लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, इसके लिए है। ये लेटर एंड स्पिरिट में ये चीज जमीन पर उतरे, जिसमें सबका साथ हो, सबका सम्मान हो, सबका प्रयास हो, और सबसे बड़ी बात सबका विश्वास शामिल हो। जिसमें यूजीसी के निर्देशों में किसका विश्वास हासिल है? किसी के हासिल नहीं। और जो कमेटी बनी थी जिसमें राजनेता थे तमाम, उसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। और दिग्विजय सिंह अब लगातार ट्वीट पर ट्वीट खड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमने सिफारिशें की थी वो तो मानी नहीं। दिग्गी बाबू कह रहे हैं कि दिग्गी साहब कह रहे हैं कि हमने तो कहा था कि झूठी शिकायत करने वाले को दंड मिले, ये प्रावधान रखो इसमें। बोले लेकिन यूजीसी नहीं मानी।
अब इस बात का कौन जवाब देगा कि क्या सच था? और सच था तो ये विध्वंसक बात है, ये गैर बराबरी वाली बात है, ये भेदभाव वाली बात है। और सबसे बड़ा लाख % का सवाल जिसके लिए आज मैं राष्ट्रवाणी पर अपने बहस के कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहा हूं, तो मुझे लगा इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं। मैंने इससे पहले TV9 पर अपनी अंतिम डिबेट की थी, अब उत्तर चाहिए 2 जनवरी को, और उसके बाद मैंने TV9 को अलविदा कहा था। फिर राष्ट्रवाणी की स्थापना में लगा, तमाम साथियों ने सहयोग किया और हम लोग ये राष्ट्रवाणी को एक रूप स्वरूप दे पाए, और फिर राष्ट्रवाणी को आपके हवाले कर दिया, आपके समर्थन और आपके आशीर्वाद के हवाले। आज उस पर डिबेट का पहला कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जहां बंद किया था TV9 पर, उससे ठीक 1 महीने बाद राष्ट्रवाणी पर सोमवार से शुक्रवार रोजाना 5 से 6 बजे ये कार्यक्रम मिलेगा। तो आज का विषय का मूल तत्व ये है, आत्म तत्व ये है कि क्या हम यूनिवर्सिटीज को, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस को, ग्रेजुएट कॉलेजेस को, हायर एजुकेशन के संस्थानों को तनाव और वर्ग संघर्ष का अखाड़ा बनाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि इन शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक विमर्श का कोई स्थान नहीं रहे, सब लोग डरे रहें, सहमे रहें, दुबके रहें? क्या भारत का भविष्य इस अंधेरी सुरंग से निकलकर बन पाएगा? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों तक चलते हैं और फिर बहस की शुरुआत करेंगे। यूजीसी के नए नियम पर मचा कलेश अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भले ही शांत होता दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक, सामाजिक सरोकारों से लेकर सड़क और चौबारों तक चर्चाओं की चाल और बवाल अभी थमा नहीं है, क्योंकि अभी 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होनी है फिर से सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा करके न्याय किया है। एक समाज को पहले से अपराधी मान करके ये कानून आ रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं देखा कि इससे टकराव पैदा होगा और कुछ न कुछ कमी पाई, तो स्थगन आदेश किया। और इसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके कारण, इस कानून के कारण जो हमारा सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिगड़ने जा रहा था, उसको बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है और न्याय किया है। अब होती रहेगी। अब ये तो विद्वान वकील जो हैं अपना अपना पक्ष रखेंगे। अब तक आप देखते इसी व्हाट्सएप मीडिया पर किस तरीके से युद्ध हो रहा है, गाली गलौज दोनों पक्षों में शुरू हो जाता है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2012 के अपने पुराने नियमों को बदलकर 13 जनवरी को नए नियमों की फाइल और फहरिस्त में SC/ST के साथ साथ OBC को भी शामिल किया था। और तो और इसकी इक्विटी कमेटी में भी साफ तौर पर किसी जनरल कास्ट के प्रतिनिधि का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद देश भर में सवर्णों के विरोध और संग्राम के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर 29 जनवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियों के साथ इस नए कानून पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा कि इस कानून में तमाम विसंगतियां हैं, इसके दुरुपयोग की आशंका को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो
वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आगे नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। वहीं यूजीसी के इस कानून पर सियासत की भी तमाम तस्वीरें देखने को मिली। बीजेपी खेमे में जहां इस पर सन्नाटा दिखा, तो वहीं ओबीसी और SC/ST वोटरों पर नजर जमाए नेता बड़े मुखर दिखे। सपाई खेमे से रामगोपाल यादव जहां खुलेआम ऐलान कर रहे थे, तो अखिलेश यादव दोष और निर्दोष के नजरिए से बयान देते दिखे। और इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेहद सधे हुए और साफ संदेश में किसी एक वर्ग के बजाय सभी को साथ लेने की बात कही। मायावती ने कहा, ऐसे वर्तमान हालात को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार संविधान के मूल भावना के खिलाफ एक विभाजनकारी, बांटने वाली, एक संविधान की मूल भावना जो मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सारी बातें स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट की। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में लोग आपस में लड़ें जाति धर्म के आधार पर, और वो अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटा सके। बहरहाल यूजीसी का मामला भले ही अब देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में है, लेकिन मामला अब जनता और सियासत की अदालत में भी शोर कर रहा है। इस रण में सबके अपने अपने समीकरण हैं। ऐसे में सवाल यही है कि यूजीसी की बिसात पर अब आगे क्या, समाज और सियासत पर क्या होगा असर? दो सवाल बड़े। क्या बृहत्तर हिंदू समाज को बांटने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है? क्या ये मंडल पार्ट 2 है? और दूसरा प्रश्न, दुनिया कहां जा रही है? और हम, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और हम अपने उच्च शिक्षण के संस्थानों को भय, तनाव, टकराव, भेदभाव और घुटन के वातावरण में जिंदा रखना चाहते हैं क्या? ये दो सवाल बड़े। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है, मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले विष्णु शंकर जैन जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और देश में उनका चेहरा और उनकी वाणी दोनों पहचानी जाती है। एक बड़ी लड़ाई वो दोनों लड़ रहे हैं, वो और उनके पिता, न्यायिक तौर पर। और इस मामले में भी जो स्टे हुआ है, जो स्थगन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें विष्णु जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इसलिए हमने विष्णु जी से अनुरोध किया कि आप ज़रूर रहिए। उनका स्वागत है। गौतम राणे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संविधान के जानकार हैं और संविधान संरक्षण मंच भी चला रहे हैं। गौतम जी का बहुत स्वागत है। अंकिता तिवारी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं छात्र संघ की, और इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश में लीड कर रही थी। अंकिता जी का भी बहुत स्वागत है। विजय कुमार जी हैं, अध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा के। विजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत। विष्णु जी, आपसे बात शुरू करूंगा। भाई, हम इस नैरेटिव को तो
गंगा में खड़े होकर तुलसी पत्ता हाथ में लेके भी आदमी कहे गंगा जल कि ना ना ये धर्मेंद्र प्रधान ने चुपके से बना दिया, या यूजीसी वाले चोरी चोरी बना लाए जेब में छुपा के हम जानने, ये तो कोई चलता नहीं। ये आया तो ढोल बजा के आया, सबने देखा कागज तब बना। ऐसा नियम बन कैसे गया जिस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े हम घड़ी की सुई पीछे मोड़ रहे हैं? जब आपने बहस की विष्णु जी। जी सर, प्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। और राष्ट्रवाणी का ये पहला कार्यक्रम है और आपने ये नई शुरुआत की है, इसके लिए ईश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपको ईश्वर और इस नए चैनल को और तरक्की दे, नई ऊंचाइयों तक ले जाए। और बहुत गौरव फील कर रहे हैं कि आपने अपने पहले एपिसोड में हम जो सारे लोग हैं, मेरी बहन है, हम सारे लोगों को यहाँ पे मौका दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए आपको प्रणाम है सर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पे आते हैं। देखिए आपने अपनी जो ओपनिंग कमेंट्स है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो एकदम इस पूरी बात का सार है। ना ये अगड़े वर्सेस पिछड़े की लड़ाई है, ना ये सवर्ण बनाम समाज के अलग अलग वर्गों की लड़ाई है, ना ये अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई है। ना कोई अपर कास्ट होता है, ना कोई लोअर कास्ट होता है। और मैं स्वयं जाति में नहीं मानता हूं, मैं तो हिंदू समाज को समग्र रूप से देखता हूं, मैं और मेरे पिताजी। यहाँ पे बात बहुत छोटी सी है। अब इतना हाई लेवल ऑफ चेन ऑफ कमांड है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई कमेटी, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को मॉनिटर कर रही है 2019 से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाइए, कमेटी गठित हुई, कमेटी में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, यहां से लेके हाईएस्ट अथॉरिटी तक मामला जाता है, तब एक रेगुलेशन पारित होता है। तो ये बात तो मैं नहीं मान सकता हूं कि इस रेगुलेशन को किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल। और कोई आदमी जिसने पारित किया वो ये नहीं कह सकता है कि मैंने बिना पढ़े पारित कर दिया। तो अजम्पशन ये है कि रेगुलेशन पढ़ के पारित हुआ है। अब दूसरी बात ये आती है, जो सबसे इसमें कानूनी मुद्दा उभर के सामने आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो, हम सब चाहते हैं यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं कि टोटल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और अगर आप इस पूरे रेगुलेशन का 3E पढ़ेंगे तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है वो बहुत वाइड है। मतलब उसमें कोई भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, दिव्यांगता के आधार पे, बहुत सारे आधार हैं जिसके आधार पे अगर किसी भी तरह का भेदभाव होता है या बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो भेदभाव की श्रेणी में आता है। अब सवाल यह है कि ये लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में किस व्यक्ति ने बदमाशी से जातिगत भेदभाव डाल दिया, और जातिगत भेदभाव में आपने कहा कि एक वर्ग ही ऑपरेसर होगा, दूसरा वर्ग ऑपरेस्ड होगा, और अगर जातिगत भेदभाव हो सकता है तो सिर्फ SC ST OBC के खिलाफ हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपने जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड किया वो सीधे सीधे आर्टिकल 14 का उल्लंघन था। इतनी सी ही बात है। ना ये यूजीसी के खिलाफ डिबेट एंटी रिजर्वेशन है, ना यूजीसी के खिलाफ ये जो पूरी डिबेट है ये सवर्ण वर्सेस बाकी वर्ग है, ना अगड़ा पिछड़ा है, ना अपर ना लोअर है। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम छोटी सी पिन पॉइंटेड बात है कि अगर जातिगत भेदभाव होगा तो वो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जातिगत भेदभाव सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ होगा। और एक बात और बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं सर, कि कानून हमेशा ऐसा बनता है और जो कानून के ज्ञाता है विच पासेस द टेस्ट ऑफ टाइम, जो समय की कसौटी में खड़ा हो। जैसे हमारा संविधान है, आज 75 साल बाद भी समय की कसौटी में खड़ा हुआ है, उसी तरह से कानून बनाने की यही तो विशेषता है और यही लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की कला है, दैट ये समय की कसौटी में खड़ा हो। और ये कानून समय की कसौटी में खड़ा नहीं होता, इसका रिवर्स दुरुपयोग होता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। विष्णु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जिस बात से उन्होंने अपना बात पहले चरण में समाप्त की, वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कानून की शब्दावली, उसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो समय की कसौटी पर निखरता चला जाए, हर वक्त प्रासंगिक रहे। इसके तो हालत ये 13 जनवरी पे मोहर लगी और मोहर लगते ही बवाल शुरू हो गया। ये तो हफ्ता भर भी नहीं चला, पोलियोग्रस्त हो गया का नियमावली चली नहीं पाई। तो सवाल तो उठेगा, और सवाल ये उठेगा कि पास ये लिखा पढ़ी हुई कैसे, लेकिन इसमें एक गली बंद करके, ताकि बच के भागने का रास्ता नहीं रहे कि नहीं हमने नहीं देखा, उनने नहीं देखा, इनने नहीं देखा, बोले गौतम राणे ने बना दिया। ये तो नहीं चलेगा ना। सबने देखा, सबने हामी भरी, तब बना।
ये मानो, यहां से बात आगे चले। अब मैं गौतम भाई के पास चलता हूं। गौतम राणा जी, एक तर्क है और उसके साथ उसमें उदाहरण है लोक जीवन के, और उत्तर प्रदेश जहां से हम और आप दोनों हैं वहां से तो इसके उदाहरण बहुत देखे हमने, कि दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार ओबीसी के द्वारा हुआ, ऐसे प्रमाण तथ्यात्मक रूप से मिलते हैं। अब यहां दलित और ओबीसी को एक नाव पर बैठाल के कहा गया कि ये पीड़ित हैं और इनके अतिरिक्त जो जातियां भारत में बची वो पीड़ा देने वाली हैं। और हमारा अनुभव ये कहता है कि उत्तर प्रदेश को ही अगर हम टेस्ट के माने तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या स्थिति थी? सबसे पहले आपको याद होगा 2012 में जब सरकार आई, बहन जी की सरकार गई और अखिलेश जी की सरकार आई, शपथ होने को थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम गांव में तमाम सैकड़ों घर जलाए गए थे। वो किन के घर थे? दलितों के। फिर बाद में मुलायम सिंह जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था कि बड़ी बदनामी हो रही है, क्या हो रहा। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। गौतम जी, जी आपके दर्शकों का अभिवादन, आपके प्रारब्ध राष्ट्रवाणी के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और विष्णु शंकर जैन जी ने हमारा ज्ञान वर्धन किया, इसके लिए इनका भी आभार व्यक्त कर लेते हैं कि जिस तरह से बात की गई सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि हम प्रस्तुत नहीं थे, ये थे और ये बता रहे थे, सरकार ने जो पक्ष रखा वो ये पक्ष रखा कि ये तो ऐसे ही पास होकर के आ गया, हमने पढ़ा नहीं। तो आप समझिए कितनी बड़ी साजिश है सरकार की, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए कितनी बड़ी साजिश है कि एक तरफ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश की गई कि इसके जरिए हम पॉलिटिकल माइलेज हासिल करेंगे और दूसरे जरिए ऐसा लेकुना छोड़ेंगे और मामला कोर्ट में आएगा तो हम ढंग से पैरवी नहीं करेंगे। अब आप समझिए सरकार की कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। और दूसरा जो प्रश्न आया है अमिताभ जी, इस पे जरूर हम कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई किया। माफ कीजिएगा, कुछ सब लोगों को ये बुरा लग सकता है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पे हम कहना चाहते हैं कि जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट उन्हें दंडित कर सकता है जो अपराध हुए। अपराध सोचने के लिए दंड नहीं होता। अगर ये भी मान लिया जाए कि इसमें ये साजिश की बू आ रही थी, तो अपराध सोचने के लिए दंड नहीं है, अपराध करने के लिए दंड है। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन कर लिया कि इससे इसका दुरुपयोग होगा। जो अभी कानून पूरी तरह से इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, इंप्लीमेंट होने से पहले दुरुपयोग करने का प्रिजम्पशन मान लेना, ये लगता है कि जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई हुआ। कोई और माइंड अप्लाई हुआ होगा, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। और ये सच है कि जो अभी आप कह रहे हैं, जो कमेटी बनती, उस कमेटी में ये किसने कह दिया, कुछ कमेटी में पूरा का पूरा उस कमेटी को अधिकार था। क्या एफआईआर दर्ज करने का उस कमेटी को अधिकार था? इन्वेस्टिगेशन करने का उस कमेटी को अधिकार था? दंडित करने का अधिकार था? उस कमेटी को जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन वीसी होगा, वाइस चांसलर होगा, और वाइस चांसलर उस कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से जो निर्णय पास होगा उस कमेटी में, वो वाइस चांसलर को भेजेगा उस पे कार्रवाई कराने के लिए। अब आप समझ लीजिए, वो उस पर कार्रवाई कराने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये प्रिजम्पशन कर लेना कि इसका बड़े पैमाने पे दुरुपयोग होगा, मुझे लगता है कि यहाँ जो है बड़ी त्रुटि हो गई। और जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए था। जो उनसे छूट गया वो नहीं हो पाया। ठीक है गौतम राणा जी, विष्णु जी, मैं आऊंगा आपके पास, सबको एक बार बहस में ले आऊं। भाई मैं तो एक सीधी सपाट बात जानता हूं, जो लेमैन की बात है, वो जितना जैसा मैं हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं बुनियादी बात समझता हूं
कि इतनी लंबी अंग्रेजी लिखने की क्या जरूरत थी? अमेठी बनाओ, कमेटी बनाओ, दिस करो, दैट करो, काजू आने दो, बादाम आने दो, कॉफी चलने दो, मीटिंग होने दो, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? एक लाइन में भारत क्यों नहीं चल सकता? किसी के साथ भेदभाव स्वीकार्य नहीं, बात खत्म हो गई। आजादी के 75 साल हो गए, अभी तक वो ड्रामा ही चल रहा है। गौतम जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कैसे अज्यूम कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया, ठीक है सवाल, लेकिन ये भी तो हमको पूछना पड़ेगा कि वो ड्राफ्ट बनाने वालों ने कैसे प्रिज्यूम कर लिया कि इस देश में केवल दलित और ओबीसी ही भेदभाव का शिकार होंगे, बाकी कोई नहीं। इस देश में जितना पाखंड चल रहा है उतना तो दुनिया में कहीं नहीं भाई मेरे। पूरा इस्लाम कहता है चिल्ला चिल्ला कर, गौतम भाई नीचे नहीं छत पे खड़े होकर चिल्ला कहता अटारी पे कि हमारे यहां जात नहीं है, हिंदुओं में जात है, हमारे यहां तो केवल इस्लाम है। और वो सारे लोग लाइन लगाते हैं तहसील में और एसडीएम के यहां कि हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाओ। इससे ज्यादा हिपोक्रेसी कहीं है क्या? वो कहते हैं हमारी कुरान कहती है कोई जात नहीं, लेकिन बढ़ई का सर्टिफिकेट बनाओ, नाई का सर्टिफिकेट बनाओ, धोबी का सर्टिफिकेट बनाओ, हम ओबीसी में हिस्सा लेंगे। धार्मिक आधार पर तो भारत ने दिया ही नहीं था। ये चोर रास्ते से आप क्यों लाए रिजर्वेशन? आपने रिजर्वेशन को इस्लाम तक ले जाने के लिए एक सुरंग क्यों बनाई? ये धूर्तता है जिन्होंने भी बनाई। भारत की संविधान सभा ने जाति के धर्म के आधार पर रिजर्वेशन स्वीकार नहीं किया ना। फिर बहुत सारे सवाल हैं। जब वो मान लिया कि इनके अलावा ओबीसी और पिछड़ों के अलावा कौन बचते हैं? सवर्ण। तो इसका मतलब लाठी डंडा वाले सवर्ण हुए, ये मान के चली ना लोग, तो इसका दुरुपयोग होगा, ये मानना तो सहज है गौतम भाई, इसमें कोई नॉन जुडिशियल माइंड की बात नहीं, यही जुडिशियल माइंड है। सब कुछ किताब में नहीं होता ना, न्यायाधीश का विवेक भी महत्वपूर्ण है जो शासन पर बैठा है। इसलिए इस दृष्टि से भी देखें। अंकिता तिवारी जी, आप लोगों के तर्क क्या हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई अपर कास्ट वाले डोमिनेंस की अपनी उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और पिछड़े और दलितों के ऊपर मतलब ये जो यूजीसी की गाइडलाइन है इसका मूल स्वर तो यही है कि पिछड़े और दलितों के ऊपर अत्याचार करने के वाले नॉन पिछड़े और नॉन ओबीसी हैं, उनको सीधे खोल कर कह दो तो सवर्ण। अंकिता तिवारी जी, उसको अनम्यूट करो भाई। जी जी बोलिए। मैं यूजीसी के विरोध में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्वर्ण हूँ इसलिए विरोध में हूँ, मैं अगर और भी जाति की होती तो भी मैं विरोध में होती। यूजीसी की वजह से हमारे बनारस में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वारदात हो गई, जिस दिन निर्णय आया कोर्ट का कि यूजीसी पे रोक लगाया जा रहा है। जी एक स्वर्ण लड़के को ओबीसी के लड़के ने मारा, बीएचयू में पूरा अफरा तफरी, ईटा पत्थर सभी चलने लगे। जी बोलिए, बोलते रहिए भाई, बोलते रहिए अंकिता जी। भाई हेलो, बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। इतना टाइम मत लीजिए, फटाफट बोलिए जो बोलना, इतना टाइम मत लीजिए। मैं यूजीसी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ यूजीसी खत्म कर दिया जाए बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं स्वर्ण हूँ, मैं झेली हूँ, मैं खुद शिकार हो जाती हूँ ओबीसी एससी एससी की।
मान लीजिए उन लोगों का नंबर 30 नंबर आ रहा है तो भी एडमिशन हो जाता है, अगर मैं 90 नंबर भी ला रही हूँ तो भी मेरे एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। तो कहाँ से स्वर्ण शोषण कर रहा है उनका, मुझे नहीं लगता। और जी कॉलेज में तो हम सभी जाति एक साथ बैठ के खाना पीना उठना बैठना सभी काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कहीं से शोषण हो रहा है। जी, तो अब क्या करेंगे? तो सरकार का ये निर्णय बिल्कुल गलत था, तो अब क्या मुझे करेंगे? जहां तक लगता क्या है। करेंगे? 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। ऊंट जी। इधर भी दाएं भी बैठ सकता है, बाएं भी बैठ सकता है और खड़ा भी रह सकता है, तब क्या करेंगे? तो अगर ये जी अगर ये दाएं मतलब अगर इसके सपोर्ट में यूजीसी के सपोर्ट में निर्णय नहीं आता है तो ऑटोमेटिक देश में दंगा का माहौल बन जाएगा। फिलहाल में तो देखिए बहुत कुछ शांतिपूर्वक हुआ है, जी हर जगह धरने हुए हैं बट शांति से हुए हैं। और जी मुझे लगता है अगर यूजीसी लागू हो गया तो देश में दंगे का माहौल बन जाएगा पूरी तरीके से, और आज की डेट में भी बना हुआ है। कहीं ओबीसी वाले धरना दे रहे हैं, कहीं जनरल वाले दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में, सभी जाति एक समान है। जी ठीक है। विजय कुमार जी के पास चलता हूँ, अध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा के। विजय जी, अंकिता तिवारी कह रही हैं कि अगर ये नियम जारी रहे तो देश में दंगे जैसी स्थिति बन जाएगी, बड़ी बात है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाई। कि आज राष्ट्रवादी चैनल का पहला डिबेट में हम लोगों को शामिल किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपकी हेडलाइन भी दिखा रही है कि झगड़ा अगड़ा वर्सेस पिछड़ा। आपको शायद सभी को ज्ञात है पैनल में कि 2012 से ये नियम ऑलरेडी लागू था, केवल 2026 13 जनवरी को उसमें पिछड़ा वाला जो वर्ड यूज किया गया कि पिछड़ों के साथ भी जो जातिगत लिंग के धार्मिक भेदभाव होते हैं वहां पर इक्वलिटी होना चाहिए, उसके लिए कमेटी निर्धारित की गई और उसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ। और मैं बहुत स्पष्ट कह दूं अमिताभ जी कि ये भारत की सरकार ने जो देश के अंदर जाति जनगणना होने वाली है जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था ओबीसी की जाति जनगणना, उस मुद्दे से भटकाव की ओर भटकाने के लिए ये पूरा माइंड अप प्लान किया हुआ है और इसमें सरकार ने ही पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। आप समझिए कि जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां पर जाति दिखी जाती है। आप बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी है, अंकिता तिवारी जी बोल रही है कि वहां पे हम सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां पर छात्रों में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जब छात्र जो टीचर होता है वहां पर जब उसको मार्क्स देने की बात आती है, प्रैक्टिकल की देने की बात आती है, तो वहां पर जाति और वर्ग देख के वहां पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और उसी समानता की समरसता की जो बात बड़े बड़े मंचों पर लोग करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू भाई भाई हैं, बड़े बड़े भाजपा के बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, वहां पर देखा जा रहा है कि SC ST OBC तमाम सारे साथी सवर्ण के हमारे भाई लोग सभी हिंदू हैं। और जैसे ही पिछड़े वर्ग का नाम जुड़ जाता है और देश में बवाल मच जाता है। भाई इक्वलिटी की तो बात हो रही है, समरसता की तो बात हो रही है, RSS या भाजपा तमाम सारी समरसता के प्रोग्राम चला रही है। भाई यूजीसी ने बोला क्या है कि इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं। भाई जब जातिगत रूप से भेदभाव वहां पे यूनिवर्सिटी में होता है, आज देख लीजिए कुलपति देख लीजिए देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग कितने वहां पर हैं। SC ST तो ऑलरेडी पहले से नियम में थे, रोहित वेमुला का मामला हो या पायल तड़वी का मामला हो, ऐसे कई घटनाक्रम हुए देश के अंदर जहां पर जातिगत भेदभाव की वजह से ऐसे विजय जी एक मिनट, विजय कुमार एक मिनट बिल्कुल उसी लाइन पे आ रहा हूँ। एक मिनट 100 जातियां लिखो, 50 वर्ग लिखो, दिस दैट लिखो, दैट लिखो, ये छूटे वो रहे, ठीक है ना। इधर से इसको चोर दरवाजे से घुसाओ, उसको चोर दरवाजे से निकालो, ये सब जाल बट्टा करने से अच्छा ये नहीं है कि लिख दो भारत के किसी भी छात्र के साथ भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। ये वन लाइनर सबसे अच्छा है। नहीं, अभी अभी वो पिछड़ा, फिर अति पिछड़ा, फिर बिहार चले जाएंगे तो महापिछड़ा, दलित, महादलित, अति महादलित, अजब बवाल है यार। समरसता बनाने की बात करने वाले इस देश से जाति की व्यवस्था को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आज जब मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 52% पिछड़ा वर्ग है, जब आज ही बात चल रही थी कि आजाद भारत के बाद से अभी तक वहां पर उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई है, आज 52% ओबीसी को केवल 14% दिया रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13% हमारे पिछड़े वर्ग के मामलों को पिछले 7 साल से होल्ड रखा हुआ है। आज 3 दिन के अंदर स्टे दिया जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायपालिका, वहां पर भी कितना भेदभाव है।
3 दिन के अंदर स्टे मिल जाता है। वो 6 साल से हमारे बच्चे सड़कों पे हैं, ओबीसी की जनगणना की हम लोग न्यायालय में और सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आगामी जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ा जाएगा। देख ली नोटिफिकेशन के अंदर एक भी कॉलम ओबीसी का नहीं जोड़ा गया उसके अंदर। तो ये भेदभाव दिख रहा साफ साफ। भाई पिछड़े वर्ग की जैसी बात आती है, पूरे देश के अंदर जो सत्ता के सिंहासन है वो डोलने लगते हैं। और ये पूरा जो बवाल मचा हुआ है केवल पिछड़े वर्ग की वजह से बचा हुआ है। यहाँ SC/ST की और सामान्य की बात नहीं हो रही है, ये पिछड़े वर्ग को टारगेट कर दिया है। हिंदू हिंदू भाई की नारे लगा रहे हैं, और जैसे पिछड़ों की बात आती है पूरे देश में बवाल मचा दिया जाता है। एक मिनट रुकिए। UGC की गाइडलाइंस का जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाला गया था, ठीक, उसमें OBC नहीं था। एक बात, कमेटी की रिकमेंडेशन में OBC नहीं था, लेकिन जब वो कानून बन के आया, दिशा निर्देश गाइडलाइंस बन के आई, तो उसमें OBC प्रकट हुआ। एक दूसरी बात शायद विजय ने कही, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, कि OBC के आने पर सब एक ये बवाल शुरू हो गया। नहीं, ये बवाल इसलिए शुरू हो गया कि सरकार ये कैसे मान सकती है कि कुछ जातियां, कुछ वर्ग भेदभाव करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, और कुछ लोग उसके शिकार हैं। ये कोई सरकार कैसे मान सकती है भाई? केस टू केस अदालत में जाए मामला, समझ में मेरी बात आती है। और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट तो कानून है। फिर ये यूनिवर्सिटीज में ये नया वायरस लाने की क्या जरूरत थी, जिसमें गली गली शहर शहर बवाल हो? और एक सेकंड, ये एक मिनट बाबू, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या सरकार चलाने वाले हो, या विपक्ष, या जात के संगठन चलाने वाले हो, मेरा सबसे सवाल है, ए पोंगा पंडित इधर आओ, ए चुटिया वाले यहां आओ, पंडित जी शंख बजाओ, भिक्षा मांगो। ऐसा बोलने वाले यूनिवर्सिटी में वो लोग किस कानून के तहत जेल जाएंगे? UGC के इसमें तो जेल की व्यवस्था ही नहीं उनके लिए, कोई दंड की व्यवस्था ही नहीं। भाई ऐसा बोलते हैं ना लोग, ए पोंगा पंडित इधर आओ, बोलते हैं ना। और एक बात बता दूं, याद आ गई पोंगा पंडित से। इस देश के एक बड़े हिंदी भाषी राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो अपनी भाषा शैली के और स्टाइल के चलते बड़ा कौतूहल पैदा करते थे। उनकी अभी भी जीवित है, बट अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। विष्णु जी, उनके इंफॉर्मेशन सेंटर में दिल्ली के डायरेक्टर था पंडित, क्या ब्राह्मण। हम बैठे और उनने कहा, मुख्यमंत्री ने, मरगिल्ला पंडित को बुलाओ, मरगिल्ला पंडित को बुलाओ। किस उसमें मुकदमा करा दे उनके खिलाफ? वो तो आरक्षित वर्ग से है। और अपने डायरेक्टर जो शासकीय, बड़े शासकीय पद पर है, उसको कह रहे मरगिल्ला पंडित को बुलाओ अंदर। उनको कहां जाएंगे, कौन सा संविधान लेके जाएं भैया विजय जी, कौन सी धारा दिखाएं? देखिए, भेदभाव या जातीय टिप्पणी भले वो किसी भी जाति के ऊपर हो, भले वो ब्राह्मण के ऊपर हो, छत्ती के ऊपर हो, या SC/ST या OBC मैं तो के ऊपर हो, उदाहरण दे दिया। मैं तो हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो वो भी असंवैधानिक व्यक्ति है। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि जब जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, अलग अलग नौकरियों में हो रहा है, तो जाति को खत्म करने का आंदोलन की बात क्यों नहीं करती सरकार? के अंदर पावर है, एक वो बिल लेके आए ना, भले वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब मिलकर ये बात करें ना कि जाति का कॉलम ही खत्म करना देना चाहिए, तो भेदभाव की बात खत्म हो जाएगी, इक्वलिटी की बात खत्म हो जाएगी। जब जातिगत आप कॉलम खत्म करना नहीं चाहते हैं, और जब आप पिछड़ा अगड़ा की बात कर रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो 52% आबादी विजय जी, अधिकार हो रहे हैं। हम तो समझ ही रहे, एक मिनट रुकना होगा, अब रुकना होगा। हम तो समझ ही रहे, मैंने तो छोटे मोटे किसी को उदाहरण ही नहीं दिया। शायद मेरी बात गौतम राणे समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने उतने बड़े आदमी का दिया जो भारत में OBC की लड़ाई का बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा। उनकी बताया, उन्होंने मेरे सामने कहा कि मरगिल्ले पंडित को बुलाओ। आप तो अभी बच्चे हो, अरे रुको भाई, अरे रुको भाई रुको, ठीक ना। अब आप सोच लीजिए उस ब्राह्मण अधिकारी ने कौन सा गुनाह कर दिया। आप अरे भाई रुकिए, अभी रुकिए विजय जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मेरे यहाँ व्यवस्था का पालन करिए। यहाँ तो भेदभाव नहीं हो रहा, लेकिन व्यवस्था का पालन करना होगा, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे कैसा भी हो भैया। यहाँ हम ऐसी छूट नहीं देते। विष्णु जी, वही सवाल
जो लोग चैंपियन हैं इस लड़ाई के, वो ऐसे बुलाते हैं, बोले मरगिल्ला पंडित बुलाओ। तो वो कहाँ रिपोर्ट लिखा है, कौन से वकील को हायर करे, कौन से कानून की किताब लाए, आपके पास भेज देंगे तो आप कहोगे अग्निहोत्री जी इसके ये मेरे कोई कानून ही नहीं, इसको कहाँ मैं दिल संरक्षण दिलाऊंगा। क्योंकि कानून तो ये मानता है कि दलित के साथ अत्याचार हो सकता है, पिछड़े के साथ हो सकता है, उनके साथ भी होता होगा लेकिन ब्राह्मण के साथ नहीं हो सकता। ये कौन माई का लाल लिख गया। आज एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताऊं जी। न्यायालय तो कोर्ट, न्यायालय जो है वो तो समाज का दर्पण है। हाँ। और न्यायालय में हम लोग रोज समाज में जो हो रहा है वो देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ही कोर्ट नंबर 5 पे सीरियल नंबर 37 पे एक मुकदमा लगा हुआ था, जहां पे मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने कहा कि साहब मैंने ऑफिस में लड़ाई की, मेरे पे SC/ST एक्ट लगा दिया। कोर्ट ने FIR का अवलोकन किया, कोर्ट ने FIR क्वैश कर दी, कहा इसमें तो कोई एकदम वेग एलिगेशन से सामने सामने एलिगेशन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कितने मामले में कह चुका है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे यहाँ पे भाई हैं, OBC महासभा से आते हैं। अब वेस्ट बंगाल में जरा समझिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मैक्सिमम मुस्लिम समाज की जातियों को OBC घोषित कर दिया, जो आप अभी बात कह रहे थे कि एक चोर दरवाजे का रास्ता निकाल रखा है। अब वहां पे जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, अगर वो विजय कुमार या एक दूसरे वर्ग पे FIR करेगा तब क्या होगा। आप समझ नहीं रहे इस गंभीरता को। ये जो चीज हो रही है, ये कितना बड़ा विष घोला जा रहा है समाज में, कितना बड़ा डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को समझिए। और जो हमारे यहाँ पे सीनियर है गौतम राणे जी, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैंने, आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने कोर्ट में ये बात कही, मैंने कहा कि बाहर ये बात हो रही है कि हमने कानून पढ़ा नहीं या समझा नहीं। तो आज जो देखिए बात क्या है, यहाँ पे बात SC/ST OBC की नहीं है। जो पूरी बात का सार ये है कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन हो गलत है। अब अगर उदाहरण देने पे आए तो अभी यहाँ पे गढ़ मुक्तेश्वर की घटना है गजरौला के पास, जहां पे एक परिवार को गले में जूते बांध के घुमाया गया, हर जगह वाइडली पब्लिसाइज हुआ। तो वो कहां मुकदमा दायर करेगा। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन गलत है। और मैं तो एक बहुत हैरान हूं उस पूरी UGC की डिबेट को सुन के, और बहुत पीड़ित हूं अमिताभ जी। ज्ञानव्यापी में काशी विश्वनाथ में शिवलिंग निकल गया, लोग वजू कर रहे थे, थूक रहे थे, पैर धो रहे थे। भोजशाला में वहां पे मां वाग्देवी, मां सरस्वती के स्थान पे थूका जा रहा था, संस्कृत की रिचाई मिटाई जा रही थी, कोई व्यक्ति नहीं निकलता। ये जैसे ही UGC की डिबेट निकली, सब निकल के सामने आ गए। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ सर। और देखिए इस पूरी बात में एक मजे की बात देखिए, एक जो मुस्लिम लीडरशिप का आदमी एक बात नहीं बोल रहा है, वो लोग तो मजा ले रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ना ओवैसी साहब का बयान आया, ना किसी मुस्लिम लीडरशिप का। आप मुझे बयान दिखा दीजिए। तो आज क्या है, गौतम राणे जी भी यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, विजय कुमार जी भी डिबेट कर रहे हैं, विष्णु शंकर जैन से, तिवारी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक अजीब सगुफा छोड़ा सरकार ने। और 2012 के रेगुलेशन में बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, डिस्क्रिमिनेशन का पूरा ट्रीटमेंट था सर जी। मैंने पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया अमिताभ सर। 2019 में आबिद ताडवी का केस, आबिद सलेम ताडवी का केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, और रोहित वेमुला की मां ने यह केस दाखिल किया 2019 में। 2020 में इसमें नोटिस जारी हुआ, 3-4 साल तक इस मामले में कोई गतिविधि नहीं हुई। 2023 में एक एप्लीकेशन लगाई गई, तब यह मामला उभरा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पे आप रेगुलेशन बनाइए। और तर्क यह था सुप्रीम कोर्ट में, रोहित वेमुला और ताडवी के केस में, जो वकील इंदिरा जयसिंह पेश हो रही है, उनका बैकग्राउंड मुझे याद देने की जरूरत नहीं है, कि साहब जो रेगुलेशन है इसमें जो कमेटियां बनी हुई हैं, ये वही कमेटियां हैं जो वहां पे काम कर रही हैं, तो ये निष्पक्ष काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर एक रेगुलेशन बनाया जाए। कहीं ये डिमांड नहीं थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, जातिगत भेदभाव को डिफाइन किया जाए। कहीं ये डिमांड नहीं थी कि जो 2012 के रेगुलेशन है वो डेफिनेशन उसकी सही नहीं है। इस डिबेट को जरा समझ लीजिए। और ये किस तरह से गलत ढंग से किसको ड्राफ्ट दिखा के क्या खेल किया गया, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूं। अब तो कानून सामने है। और मैं अपने भाई से आप कहना चाहता हूं, विजय कुमार जी से, गौतम राणे जी से, कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर आपके खिलाफ भेदभाव है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो खड़ा रहूंगा।
मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूं यहाँ पे व्यक्तिगत अनुभव। मैं तो जात पात में मानता ही नहीं हूं, मैं जाति में नहीं मानता हूं, मैं तो हिंदू समाज, एक समग्र हिंदू समाज की बात करता हूं। पर ये एक अजीब सा गुफा छोड़ा गया है जहां पे आज विजय कुमार जी भी नाराज हैं, गौतम राणे जी भी नाराज हैं, अंकिता तिवारी जी भी नाराज हैं, और हम लोग यहाँ पे एक अजीब एक असमंजस की स्थिति में पड़ गए। आज जब स्थिति हुई तो ये नहीं देखा गया कि कौन हिंदू है, देखा गया कि ये बुत परस्त है, इनको मार दो। आज जब सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे पे वेस्ट बंगाल में कत्लेआम मचाया था तो ये नहीं देखा गया कि कौन किस जाति का है, सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई, सारी महिलाओं के साथ रेप कर दिया गया। आज जब कश्मीर में घटनाएं हुई थी तो भारी मात्रा में जो हमारी बहनें हैं उनका रेप किया गया, आरे पे रख के काट दिया गया, 10-10 लोगों ने रेप किया, पाकिस्तान जिंदाबाद घोंप दिया गया जांघों पे। पर आज एक अजीब सा गुफा छोड़ दिया गया है कि हिंदू समाज जो है वो बंटने पे ताज मजबूर हो गया है, और इस समय देश काल और राष्ट्र की परिस्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है। विष्णु जी इस समय की एक चीज और भी है, गौतम भाई आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा, विजय भाई आप भी और अंकिता भी। ओबीसी में मुस्लिमों की करीब 70-75 जातियां सर्टिफिकेट बनवा ली, ठीक, वो भी सब यूनिवर्सिटी में आएंगी, ठीक। वो दूसरे कारणों से, धार्मिक कारणों से, अपने पूर्वाग्रहों के चलते अंकिता के खिलाफ मुकदमा लिखा देंगी, क्या इसी एक्ट के तहत ओबीसी के अंदर एक कैसी व्यवस्था हो जाएगी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है महाराज, हम दिल को बहलाने के लिए कैसे मान लें इसको। ओबीसी की जातियों में इस्लाम मानने वाले लोग आते हैं ना बहुतायत में। मसला विजय कुमार यादव का नहीं है ना केवल, सुलेमान, रफीक और अरशद भी तो आएंगे उसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट के साथ, तो वो इस कानून के तहत आच्छादित होंगे, कवर्ड होंगे, चाहे जिस पर मुकदमा कर दे। एक और दूसरी चीज विजय ने पूछी थी, वो बता दें। उन्होंने कहा 2012 से कानून चल रहा है, अभी हाय हाय क्यों हुई। ये हाय हाय भाई इसलिए हुई, आपका प्रश्न ठीक था, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर ये है, हाय हाय इसलिए हुई 2012 के कानून सलाह देने वाले थे, ठीक। ये जो नोटिफिकेशन आया ये कंपलसरी है, सलाह देने वाली भूमिका अलग होती है, ठीक। जैसे बाबा ने कह दिया कि भैया रात में ना घूमा करो, ये सलाह है, फिर पिताजी का रात में 9 बजे के बाद आओगे घर से बाहर रहोगे, ये आदेश है। दोनों में अंतर है ना, बाबा की इधर सुनी उधर से निकाल दी, ठीक है, लेकिन जब ये कह दिया कि घर से बाहर कर देंगे तब तो मानना पड़ेगा ना बाबू, इसलिए इस पर लफड़ा हुआ। खैर गौतम राणे जी, एक बड़ा प्रश्न फिर वही खड़ा होता है, दलित और ओबीसी के बीच का टकराव हमने देखा अपनी आंखों से। किताब क्या कह रही मुझे नहीं पता, कबीर ने कहा तू कहता है कागज लेकी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। मैंने एटा देखा, इटावा देखा, मैनपुरी देखा, पटरौना देखा, कुशीनगर देखा, आप तो जानते ही हो, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, उसका कैसे निस्तारण होगा। और दूसरा जो मैंने अभी कहा, इस्लाम मानने वाली तमाम जातियां इसमें सर्टिफिकेट के साथ इनरोल्ड हैं, जो विजय का हक वही उनका भी हक, तब क्या होगा गौतम जी? जी अमिताभ जी, 2-3 बातें आई हैं। सबसे पहले तो जैन साहब का जनाक्रोश या उनका खुद का आक्रोश, हम उनको जनाक्रोश ही मान लेते हैं कि हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये शुरुआत किसने की? अगर हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं तो शुरुआत किसने की? प्रश्न ये उठता है। अगर ये हिंदुओं के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई थी तो फिर जैन साहब क्या हिंदू से अलग हो गए जो विरोध करने चले जाए? तीसरा नंबर, आप ये कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बनवाने में लग गए। सर्टिफिकेट तो सभी बनवा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना संजीदा होता तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि जातियां खत्म होनी चाहिए, जैसा कि उनके भाषण में आता है। आजकल सब भाषण ही देते हैं कि जातिवाद को हम नहीं मानते, जातियां खत्म होनी चाहिए। तो उनको ये कह देना चाहिए था कि जो तहसील में सर्टिफिकेट जात के आधार पे बनते हैं, सबसे पहले उसी पे लगाम लगा दीजिए।
वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था के आधार पे सर्टिफिकेट दे दीजिए। ब्राह्मण वर्ण में आता है तो ब्राह्मण का दे दीजिए, क्षत्रिय में आता है क्षत्रिय में दे दीजिए, वैश्य में आता है वैश्य में दे दीजिए, शूद्र में आता है तो शूद्र दे दीजिए, हिरगढ़िया कुर्बी काची का छोड़ दीजिए। बड़ा स्पष्टता है। अगर ये ऐसा कर देते तो हम भी मान लेते जातिवाद। नहीं गौतम जी देखो, आप भी जानते हो, हम भी, गौतम जी एक मिनट, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, जात खत्म कर दें तो सारे नेता जल समाधि ले लेंगे गंगा जी में। की बात है ना, जल समाधि ले लेनी चाहिए। हम आप जो है उनका अस्थि विसर्जन हरिद्वार में करके आ जाएंगे। दूसरा, अंकिता जी कह रही थी कि हमने भी पीड़ा देखी है, हम जनरल में है 90 नंबर पा करके भी हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो 30 नंबर पा करके पास हो जाते हैं। वैसे मैं मुफ्त में सलाह नहीं देता अमिताभ जी, लेकिन आज आपका शुभारंभ है इसलिए मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ। अंकिता जी को मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ, बहन ऐसा करो, बेटी ऐसा करो, तुम EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो, 30 नंबर छोड़ो 10 नंबर में पास हो जाओगी EWS के सर्टिफिकेट पे। तो इस तरह की टिप्पणी मत करिए, आपका उज्जवल भविष्य है और उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह की बात न करिए। उसमें महिलाओं के उत्पीड़न पे भी ये संज्ञान लेने की बात की गई है। और दूसरा, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अब मुस्लिम की बात हमें करने की जरूरत ही यहाँ नहीं है। अगर वो करेगा तो जिस तरह से भेदभाव है वो उन्होंने, आप जानते हैं अल्लामा इकबाल ने लिखा, खिलवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई वो नमाजे हिंद में या नजरे बामड़ हो गई। बार बार आपका ये प्रश्न आ रहा था कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियां आपस में लड़ती हैं, इनमें द्वंद्व होता है, ज्यादातर उत्पीड़न अनुसूचित जातियां का पिछड़ी जातियों से होता है। ये भी जातीय दंभ है, जो जातिवाद पैदा किया गया है उसी जातीय दंभ का देन है, क्योंकि वो दूसरे के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है गौतम रानी, ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अरे भाई पंडित कोई, ठीक है गौतम जी, अभी रुकना होगा। मैं अंकिता के पास चलूं उससे पहले एक बात कर दो, विष्णु भाई आएंगे। मैं तो ऐसी बात कहता हूं कि जिसके बाद सब खिड़की दरवाजा रोशनदान बंद हो जाए, भागने का रास्ता न मिले किसी को। मैं किताब कॉपी की बातें नहीं करता, एक बात कह दे रहा हूं, ये विषय खत्म हो जाए जो कि जिस पर अभी गौतम जी टिप्पणी कर रहे थे। मेरी नजर में, हो सकता है दूसरे सहमत ना हो, मेरी नजर में भारत में दलितों की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी भारत की राजनीतिक मंच पर मायावती जी हैं। ठीक, उनसे बड़ा दलितों की पर्सनैलिटी वाला नेता कोई नहीं। किसी को अच्छा लगे तो भी, खराब लगे तो भी। उनको जिंदा जला देने की, उनके साथ दुष्कर्म करने की, उनके प्राण लेने की कोशिश इसी लखनऊ में हुई। और कौन लोग थे उसके पीछे, एंड बेनिफिशियरी कौन लोग थे? उनके नाम तो मुकदमे हुए ना, मैं बोलूं नाम। इसीलिए गौतम जी, अब नहीं आगे बात, इसीलिए मैंने कहा था हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। जो लोग मायावती जी के प्राण लेने की कोशिश कर सकते हैं, आप सोचते हो वो किसी सामान्य के लिए आगे झुक जाएंगे? मायावती छोटी महिला थी क्या? गौतम राणे तो उनके साथ रहे हैं, इस वक्त उनका उनसे ना इत्तेफाकी है, लेकिन कभी उनके साथ रहे हैं। मैंने वो दृश्य देखा भाई, कोर्ट में क्या बहस हो रही, किताबों में क्या लिखा जा रहा है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो कबीर हूं, आखिर देखी कहूंगा। मायावती जी ने बाद में मुझसे कहा था कि उस दिन मेरे प्राण बचना मुश्किल था। और किसको लाभ हो रहा था, किसने करवाया? इसलिए इस देश के सारे पन्ने पलट देंगे तो बहुत सारे चेहरे विद्रूप हो जाएंगे। अंकिता, कहा जा रहा है कि भाई दलित और ओबीसी को कुछ संरक्षण देने की बात आ गई तो सवर्ण को इतना बुरा लग गया कि सवर्ण सड़क पर उतर आए। विजय जी कह रहे हैं, क्यों उतर आए? जी ऐसी कोई बात नहीं, स्वर्ण खुद दलित और पिछड़ों को सपोर्ट करते हैं, मैं खुद करती हूँ। और मैं आज तक देखती आ रही हूँ, जितना स्वर्ण सपोर्ट कर देते हैं ओबीसी जाति उतना नहीं करती। ज्यादातर पिछड़े ओबीसी की वजह से ही दंडित हुए हैं, चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए या प्रेजेंट में देख लीजिए। जी ठीक है। विजय जी,
एक लाइन मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए की समझ ये कहती, एक लाइन में लिख दो किसी भी किस्म का भेदभाव कानूनन अस्वीकार्य होगा, ना मंजूर होगा, बात खत्म। कोर्ट को भी राहत, सबको राहत, सब जय, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई जिंदाबाद नहीं, कोई हाय हाय नहीं, नहीं। उसमें अगड़े भी आ जाएंगे, पिछड़े भी आ जाएंगे, दलित भी आ जाएंगे, महादलित भी आ जाएंगे, अति दलित भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, बौद्ध भी आ जाएंगे, नव बौद्ध भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। नहीं, 5682 जातियां और उपजातियां जो भारत में, वो सब आ जाएंगी उसमें। सिर्फ एक लाइन लिख दो, जो भारत का नागरिक है उसके विरुद्ध भेदभाव स्वीकार्य नहीं। नहीं, झंझट कटे मिटे सब पीरा, हनुमान चालीसा में संशोधन कर दिया मैंने, वहां संकट कटे, मैं कह रहा हूं झंझट कटे मिटे सब पीरा। बताओ भैया। आप जी विष्णु शंकर जी ने बहुत ही एग्रेसिव मोड में बहुत सारी बातें कही। देश की न्यायपालिका में कोलियन सिस्टम है, वो सबको पता है कि वहां पर कौन काबिज है और किस तरीके से भेदभाव होता है। और आज जिस तरीके से कानून लाकर यूजीसी ने ये यदि कहा है कि सामाजिक समरसता बनाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए, इक्वलिटी के लिए कुछ नियम बना दिए गए, तो पूरे देश में आग सी क्यों लग गई है? और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसमें केवल जाति धर्म की बात नहीं है, उसमें महिला की बात भी हो रही है, दिव्यांगता की भी बात हो रही है। भाई हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, उन महिलाओं की भी बात हो रही है। यदि हमारी किसी बहन के साथ में, किसी बड़ी साथ में कोई भेदभाव होता है, तो वो भी उस नियम के हिसाब से अपनी बात कर सकती है कमेटी के सामने। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि देश के सरकार ने ओबीसी की जाति जनगणना कॉलम को के मुद्दे को मुद्दा हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को अभी लाया गया है। और पूरी बात केवल ओबीसी तक सीमित है। देश का 52% पिछड़े वर्ग को आज भी 14% आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। आज ईडब्ल्यूएस को 8 लाख की लिमिट है, ओबीसी को 3 लाख की लिमिट है। हमारे विष्णु शंकर जी बोल रहे थे इक्वलिटी का, दोनों जाति का भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ विष्णु शंकर जी, माइनॉरिटी में जैन समाज आता है, बौद्धिस्ट जैन माइनॉरिटी में आते हैं। देखिए बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जहाँ पर भेदभाव दिखाई देता है। जहाँ पर ब्राह्मण की बात आ रही थी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, बार बार ब्राह्मण की बात क्यों आ रही है? आज जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं वहां पर कोई ना कोई हमारे पिछड़े वर्ग की जो आरक्षण की बात होती है, तो वहां पर स्टे लगाने के लिए, कानून का रुकवाने के लिए वहां पर एक जाति क्यों आगे सामने आती है? तो ये भेदभाव नहीं है। हम तो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो बार बार स्ट्रिक कर रहे हैं कि जाति का भेद ही नहीं होना चाहिए, जातिवाद का कॉलम नहीं होना चाहिए। ओबीसी का कॉलम को जोड़ने के मुद्दे को हटकाने के लिए ये यूजीसी का मुद्दा इस समय पर लाया गया है। और ये ठीक है विजय जी, अभी रुकना होगा। मैं ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं विजय बाबू, और वो कह रहे हैं कि जात का कॉलम क्यों हो, मतलब जात बात खत्म कर दो, जात की बात ही खत्म कर दो। और वो खुद हैं ओबीसी महासभा के अध्यक्ष। भारत के संकट यही है, गुड़ खाने वाला कहता गुड़ खाना ठीक नहीं, गुड़ मत खाओ। ठीक है बच्चे, ठीक है भाई, ठीक है बाबू, रुक जाओ। विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट। जी सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ पे हमारे जो सीनियर है गौतम राणे सर, उन्होंने बात कही कि जाति खत्म कर दो। विजय भाई ने भी यही बात कही कि जाति खत्म कर दो। तो मैं तो इनसे ये आवेदन करूंगा कि जो बात मुझसे कह रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहें, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें और यही कहें कि इसको खत्म कर दो। मैं तो देखना चाहूंगा संविधान संरक्षण मंच को सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल के देखते हुए कि भाई जो बात आपके चैनल पे कही है वही बात सुप्रीम कोर्ट के पटल पे भी कह दें। विजय जी से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि यही बात कहें और हम सारे लोग हामी भरेंगे। अच्छी बात। और विजय ने कहा हम सहमत हैं, मैं इसके लिए विजय की तारीफ करूंगा। विजय ने कहा कि हम सहमत हैं, ऐसा होना चाहिए। देखिए वो है ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे, तुलसी बाबा लिख गए। उपदेश देना ठीक है, अपने पर लागू नहीं करना। मैं एक बात और कहता हूं, ये तमाम विचित्र किस्म की जो समस्याएं पैदा हुई वो कब से पैदा हुई? वो तब से पैदा हुई जब भारत में इस्लामिक आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू किया। नई पीढ़ी को नहीं उतना समझ होगा, नहीं ये स्मरण होगा। इतिहास भी जितना पुराना होता जाता है उतना अलमारी में सिमटता जाता है। फिर वो लाइब्रेरी में, फिर वो लाइब्रेरी से भी हट जाता है विष्णु शंकर, फिर वो पुरातत्व विभाग में चला जाता है, वहां ही मिलता, फिर बाकी कहीं नहीं मिलता। एक बात कहूंगा, मेरे ख्याल से सबको चौंकाएगी वो बात, सबको। इस्लामिक आतंकवाद के, इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले भारत में दर्जनों दलित और आज के दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले राजा थे, दर्जनों।
और कहा क्या जाता है, हजारों लाखों साल से शोषण हो रहा है। दूसरा कहता करोड़ों साल से शोषण। अरे चाचा, आपको कुछ एबीसीडी पता है? नहीं पता है ना बाबू। बिन कासिम पहला आदमी था जो यहां आया था, उससे पहले तो कोई आए नहीं। जो अभी पीडीए बना, ये विजय जो ओबीसी महासभा में जितनी जातियां रखे हो ना आप विजय बाबू, उनमें से अधिकांश जातियों के तो सम्राट हो लिए बाबू। आपको अपना इतिहास नहीं पता। गौतम राणे जिस समाज में है, उस समाज के, अरे रुक जाओ भाई, उस समाज के लोग राजा हो सकते, सम्राट हो लिए। और कहा क्या जा रहा है, भारत में लाखों सालों से बर्बादी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। अरे दादा रे दादा, राजस्थान को छोड़कर देश के किस हिस्से में छत्री शासन कर रहे थे? नहीं। और कहा क्या जाता, पूरे देश में ठाकुर राज कर रहे थे। गजब बात है यार। क्यों? हमने लिखा पढ़ा नहीं पढ़ा। आप समझ लो, जब जागो तब सवेरा मेरे भाई। एक और बात बताते हैं, अंग्रेजों ने, मुगलों ने क्या घोर माठा किया है वो छोड़ ही दीजिए, उस पर कभी अलग से एक बड़ी बहस करेंगे। आप एक बात समझिए, हम लोग गांव से जुड़े रहे। जब ये हेल्थ सिस्टम नहीं था, हमारे पिताजी के जन्म की बात समझ लीजिए, उस समय का भारत, विष्णु जी, तो नार कौन काटता था? वो किस जाति की महिला होती थी? पिता से भी पहले संतान को जो छूती थी वो महिला किस जात की होती थी? हर घर में, हर गांव में। मेरी बात काट दीजिए तो मैं जर्नलिज्म छोड़कर चला जाऊंगा। किस जात की होती थी? पूजा में सूप इस्तेमाल होता था। कहां कौन लोग बनाते थे सूप? कौन लोग बनाते थे? मटका कौन बनाते थे? मटका से पानी सब पीते थे। कौन बनाता था मटका? कहा जाता है अस्पृश्यता थी, ऐसा था, वैसा था। ये मुगलों ने, अंग्रेजों ने जो जाल बट्टा फैलाया, हम उसके वशीभूत हो गए। कौन बनाता था मटका? मैं नाम लूं? 2600 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण में उनके पार्थिव देह को सूती सफेद वस्त्र में लपेटा गया, ऐसा उद्धरण है। कौन लोग उस वक्त कॉटन बना रहे थे? कौन लोग थे? शमशान प्रक्रिया कौन कराता है? कौन मिलता है? किस जाति से, वर्ग से है? और कौन उनको प्रणाम नहीं करता? माई का लाल, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, कोई हो, सब वही झुकते। कौन है डोम राजा? मणिकर्णिका पर कौन है डोम राजा? उनका डोम राजा के पर कुछ नहीं। हमने तो अपने इतिहास पर खुद कीचड़ डालने की कंपटीशन में आ गए विजय बाबू हम लोग, वरना ये गर्व करने की बात थी। नई बात कहता हूं, ऐसा कहीं देश में, किसी देश में हुआ क्या कि डोम के अधीन कौन काम कर रहा था? महाराजा हरिश्चंद्र। महाराजा हरिश्चंद्र कौन थे? ये भी जान लीजिए, वो भगवान राम के वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, सूर्य वंश के थे, जिसमें पृथु हुए, जिसमें सगर हुए, जिसमें दिलीप हुए, जिसमें दशरथ हुए, जिसमें भागीरथ हुए, उसी कुलवंश परंपरा में हरिश्चंद्र हुए थे। और वो किसके अधीन काम कर रहे थे? डोम के अधीन, डोम राजा के यहां। डोम राजा कौन थे? ठाकुर थे, बामन थे, बनिया थे, कायस्थ थे? कौन थे? किस वर्ग से थे? उनके यहां भारत का चक्रवर्ती सम्राट सेवकत्व कर रहा था, सेवकत्व कर रहा था। यहां यूजीसी झगड़ा कराने का काम कर रही है। जिन लोगों ने कहा कि हमारे यहां जाति नहीं है, जाति का कैंसर हिंदुओं में है, जिन लोगों ने छत पर खड़े होकर ऐसा हल्ला मचाया, उन लोगों को ओबीसी में एंट्री कैसे दी गई? क्यों दी गई? जब आपके यहां जात है नहीं तो यहां क्यों? इसके लिए तो विजय कुमार को आवाज उठानी चाहिए। आप हिंदू ओबीसी के स्थान घेर रहे हैं, यह हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। यह तो संविधान बदलिए और कहिए धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, कोई दिक्कत नहीं, संसद से पारित करा के लाइए। अदालतों ने क्वेश्चन किया है धर्म के आधार पर आरक्षण। विष्णु जी जानते हैं
फिर ये चोर दरवाजा क्यों खोला गया? जिन्होंने खोला उन्होंने राष्ट्र के साथ कपट किया है, कपट किया है। जान, ये यूजीसी की गाइडलाइन में अंकिता तिवारी के खिलाफ रशीद मुकदमा शिकायत लिखा देगा, इसलिए कि उसने अंकिता से कहा कि हमारी गाड़ी पे बैठ के चलो। इन्होंने मना कर दिया, उसने भेदभाव निवारण समिति में चला जाएगा। वो ये इक्विटी खेलते खेलते तब क्या करेंगे? कहा जा रहा है इक्विटी के लिए लाए हैं, समानता के लिए। अरे अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, सबके लिए समानता ये क्यों नहीं लिख देते हो यार एक बार में? काम भी कम हो, मीटिंग भी कम हो, सरकारी पैसे, जनता के टैक्स के पैसे से काजू बादाम भी कम खाएं। जितनी मीटिंग कम उतना खर्चा कम। नहीं, एक लाइन लिख दो, महिलाएं कवर्ड हैं कि नहीं है भेदभाव के खिलाफ। क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूरा लॉ है, विष्णु जी जानते हैं। SC/ST कवर्ड हैं ऑलरेडी। आपको ये नया कट्टा खोले क्यों? दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हम ऐसा विश्वविद्यालय बना रहे हैं जिसमें अंकिता विजय को देख ले तो डर से हम जाए, और विजय अंकिता को देख ले, अगर वर्ग अलग अलग है तो ये डर से हम जाए, एक दूसरे से बात नहीं करें। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ा, गौतम भाई, रात में 2-2 बजे तक शास्त्रार्थ होता था, संवाद होता था, और संवाद कई बार इतना भयंकर हो जाता था कि धैतेरे की हो जाती थी क्या, लेकिन सुबह फिर हेली मेली हो जाती थी। कहीं अकबर पर बहस हो रही, कि पृथ्वीराज पर हो रही, कि वेद पर हो रही, कि स्मृतियों पर हो रही, कि गांधी पर हो रही, और अच्छे से हो रही। कटुता भी आती थी वैचारिक तौर पर। अगर तब ऐसी कमेटी होती तो जेलें भिजवा देते हमको। जेएनयू का गंगा ढाबा केस तो मर जाएगा। हमारे यहाँ गुरुकुल शास्त्रार्थ और संवाद के केंद्र रहे हैं विष्णु जी, शास्त्रार्थ और संवाद के केंद्र रहे हैं। वहां से हमने धर्म को अक्षुण्ण रखा है। आप गूंगे और बहरों का यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं? नेत्रहीन गूंगे और बहरे वहां जाएं और डिग्री हासिल करके बाहर आ जाएं, क्योंकि जिनके पास नेत्र होंगे, जिनके पास कंठ होगा, जिनके पास कान होंगे, वो भेदभाव कमेटी के ट्रैप में आ सकते हैं। हमको अंधे गूंगे बहरों की यूनिवर्सिटी मंजूर नहीं होगी। देश की पर्सनालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, देश की पर्सनालिटी। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सच, साहस और सवाल, बेबाक शैली, डिबेट कमाल, पत्रकारिता की मिसाल। जुड़िए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ अब राष्ट्रवाणी पर। सच, साहस और सवाल, बेबाक शैली, डिबेट कमाल, पत्रकारिता की मिसाल। जुड़िए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ अब राष्ट्रवाणी पर। सच, साहस और सवाल, बेबाक शैली, डिबेट कमाल, पत्रकारिता की मिसाल। जुड़िए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ